टॉपिक है जी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दूं, नोट में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे नोट में कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो हमारे पास होता है ना बेटा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो बेटा ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से होते हैं मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड आपके पास एक होगा सिंपल साल्ट, दूसरा हो सकता है आपके पास डबल साल्ट, तीसरा आपके पास हो सकता है कोऑर्डिनेशन साल्ट। ठीक है, तो ये तीन तरह के साल्ट्स हैं जिनमें से वन बाय इसको नंबर वन कहेंगे, टाइप्स नंबर टू और टाइप नंबर थ्री। ठीक है, तो टाइप नंबर वन जो है वो कौन सा है बेटा, जिसको हम सिंपल साल्ट कहते हैं। ठीक है, सिंपल साल्ट, इसको पूरा लिख देते हैं, सिंपल लिख देते हैं, सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट। ठीक है बेटा, ये तो सिंपल साल्ट है। फिर एक होता है हमारे पास डबल साल्ट, DUBLE, डबल साल्ट। ठीक है, और थर्ड वन हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन साल्ट, कोऑर्डिनेशन साल्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास तीन तरह के साल्ट होते हैं। ये क्या होते हैं इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तभी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की समझ आ जाएगी। ठीक है, जिनमें से सबसे पहले आप सिंपल साल्ट की बात बताता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे सिंपल साल्ट क्या होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल साल्ट की बात करें, सिंपल साल्ट की बात करें बेटा, तो आपको पता है कि जब कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनसे क्या बनता है बेटा, साल्ट और वाटर बनते हैं, साल्ट और वाटर बनता है। तो इस तरह से जो साल्ट बनेगा वो सिंपल साल्ट होगा। कौन कौन सा बेटा, देखिए जरा, मिसाल दे रहा हूँ, एसिड आप कोई भी ले लें, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH ले लें, तो जब इनका आपस में रिएक्ट होगा तो इससे जो रिएक्ट बनेगा क्या, NaCl साल्ट बनेगा बेटा एंड वाटर बनेंगे। अब हमारे पास ये जो साल्ट आया है कौन सा वाला, ये वाला, ये सिंपल साल्ट है। इस साल्ट को मैंने क्या कहा, सिंपल साल्ट। क्यों सिंपल साल्ट कहा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। या आप ये इसकी डेफिनेशन ये समझ ले, अगर आप ये समझ ले इसकी सिंपल डेफिनेशन कि सिंपल साल्ट इज फॉर्म्ड, a simple salt is formed, a simple salt is formed by the neutralization of, by the neutralization of स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कह दो या सिर्फ एसिड एंड बेस ही कर दो। ठीक है, ऑफ एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस से जो बनता है उसे सिंपल साल्ट कहते हैं। ठीक है, चलो इसकी पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल साल्ट के बारे में हमने जो पढ़ना है वो क्या है, सिंपल साल्ट के बारे में वो बेटा क्या है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये बेटा ये हो गया सिंपल साल्ट। तो इसके बारे में एक चीज आप समझ लें कि डिसोसिएशन कंप्लीट इन वाटर, इसकी सबसे प्यारी बात जो है ना कि सिंपल साल्ट डिसोसिएट कंप्लीट इन वाटर, डिसोसिएट्स कंप्लीट इन वाटर, यानी वाटर के अंदर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। कैसे, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए बेटा, फर्ज करो ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर आपने डाल दिया क्या बेटा, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, यानी इसके अंदर आपके पास वाटर है, ठीक है, और इसमें आपने NaCl डाल दिया। ये मैं NaCl बना रहा हूँ, ये NaCl है, अब इस वाटर के अंदर ये वाटर है H2O, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, इन्हें आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह कोई और कलर की भी बना लेता हूँ, इसमें रेड कलर के बना लेता हूँ। ठीक है, अब जो रेड कलर के होंगे ये किस चीज़ के हैं, और जो पर्पल कलर के हैं ये किस चीज़ के, जो रेड कलर के हैं, और ये पर्पल, जो पर्पल है आप ये समझ लें कि ये क्लोरीन के होंगे, और जो रेड कलर के हैं ये सोडियम के हैं। तो ये प्लस और माइनस,
ठीक है। इस तरह के साल्ट को क्या कहते हैं, ये सिंपल साल्ट है जो कंप्लीट डिसोसिएशन से बनता है। या आप ये समझ लें कि आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर आपने डाला क्या, NaCl डाला, NaCl डाला। अगर आप इसके पास 100 आयंस है तो ये 100 आयंस में सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 इसमें और 100 इसमें, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। इसको सिंपल साल्ट कहेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह दूसरा है डबल साल्ट। और डबल साल्ट क्या होता है बेटा, डबल साल्ट की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट की डेफिनेशन हो ये है कि इट इज फॉर्म्ड, आप इसको, इट इज फॉर्म्ड यानी इट इज फॉर्म्ड, ये बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर साल्ट, दो या दो से ज्यादा साल्ट में, इन स्टोइक्योमेट्रिक रेशो, इन ये ला भी याद रखना, इन स्टोइक्योमेट्रिक रेशो। बेटा स्टोइक्योमेट्रिक रेशोस का मतलब ये होता है कि जो होता है वो नजर नहीं आता, यानी जो नजर आता है वो होता नहीं, हो जो होता है वो नजर नहीं आता, ठीक है, समझ लेते हैं। इसकी जो एग्जांपल है, मैं इसको एग्जांपल किस कलर में देता हूँ, चलो ग्रीन में देता हूँ। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है डबल साल्ट की, ठीक है, इसकी भी क्या क्वालिटी है, इसकी तो क्वालिटी और भी समझ ले, पहले ये देख लेना। ये भी डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, ये भी पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोहर साल्ट की है, ठीक है, मोहर साल्ट एग्जांपल याद रखना, मोहर साल्ट। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, वैसे तो खैर आपकी प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तो उसके अंदर है, इसका लाइट ग्रीन कलर होता है, इसका लाइट ग्रीन आसमान की तरह कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर इसको, ठीक है। अब बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद करना है क्योंकि जरूरी है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है बेटा, देखिए इसका जो फार्मूला है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट यानी NH4OSO4 डॉट 6H2O, ये मोहर साल्ट का फार्मूला है, मोहर साल्ट, ठीक है। अब जब इसको हम पानी के अंदर डालते हैं, इसको हम पानी के अंदर डालेंगे, ये बीकर है बेटा, देखिए ये बीकर में हम ये मोहर साल्ट डालते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये सब आयंस अलग हो जाते हैं, Fe+2 अलग हो जाते हैं, इस तरह NH4+ अलग हो जाता है, ठीक है, SO इस तरह SO4-2 अलग हो जाता है, सारे साल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। फर्क क्या है कि ये एक साल्ट है, ये एक और साल्ट है, तो दो साल्ट से मिलता है, इसलिए इसको डबल साल्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसकी एक फिक्स रेशो होती है, देखो ये स्टोइक्योमेट्रिक रेशो में क्या है, ये 1:1 रेशो है, और ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल 6 होंगे, ठीक है। तो ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है मोहर साल्ट की। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 हमारे पास जो है ना, वो है कोऑर्डिनेशन साल्ट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, कोऑर्डिनेशन साल्ट। बेटा कोऑर्डिनेशन साल्ट क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में ना पढ़े ना, ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा, तो बेटा कोऑर्डिनेशन साल्ट कौन सा साल्ट होता है, ये भी बनता वैसा ही है जैसे जो बाकी बनते हैं, ये भी वैसे ही बनता है, ठीक है। इसकी भी अगर हम डेफिनेशन के साथ साथ पढ़े तो क्या हो गया, इट इज फॉर्म्ड या दिस इज आल्सो फॉर्म्ड, दिस इज आल्सो फॉर्म्ड by combination of two or more salt, two or more salts in stoichiometric ratio। ये भी ऐसा ही है, इसकी भी डेफिनेशन वही है, stoichiometric ratios। अच्छा अब ये इसमें और इसमें क्या फर्क है बेटा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं अभी बताना चाह रहा हूं
कि it does not dissociate completely या do not dissociate completely in water. वाटर में ये डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, कैसे बेटा? चलो इसकी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे पोटाशियम, ये K4 है और इसके साथ एक Fe और CN6 और ये ब्रैकेट में। ठीक है, ये जब पानी में हम डालते हैं, ये एक कोऑर्डिनेशन साल्ट है, ये एक कोर्स पानी में डालते हैं तो इससे क्या होता है, ये 4 अलग हो जाता है, 4K प्लस हो जाता है टाइम में, और ये जो बाकी ब्रैकेट के अंदर है ये ऐसा ही रहता है। एंड अब ये देखना कि ये अलग हो जाता है, लेकिन ये और ये अलग नहीं होते, इसलिए कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। अगर ये Fe अलग होता और ये अलग हो जाता तो हम इसको कहते हैं कि ये कंप्लीट है। तो आप ये समझ ले कि ये जो आयन है ना, ये वाला, ये कहते हैं डज नॉट डिसोसिएट किसमें नहीं होता बेटा? इनटू Fe+2 के अंदर नहीं होता बेटा, और दूसरा को होता है और साइनाइड के अंदर नहीं होता, यानी इसके और इसके अंदर नहीं होता। इसका मतलब है ये तो हो जाता है लेकिन ये ब्रैकेट में ऐसा ही रहता है। ठीक है बेटा, ये डिसोसिएट नहीं होता। ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोई बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो बेसिक चीज है वो क्या है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए इसको पहले एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इसके अंदर जो बेसिक चीज है वो आपको एक फार्मूला में बताता हूँ। फर्स्ट करो, एक फार्मूला है K4। ठीक है, और ये मैं इस कलर को किसी और से लिखता हूँ, रेड कलर से लिखता हूँ। ये जो ब्रैकेट है ये मैंने किसी और कलर से लिख दिया। इसी तरह इसको मैं Fe को एक और कलर से लिखता हूँ, ये अलग चीज है। इसी तरह जो एक और कलर में क्या है, ग्रीन से लिखता हूँ CN, और इसके साथ लिखता हूँ 6, और ये ब्रैकेट जो है ना ये रेड से ही लिखता हूँ क्योंकि ये तो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब आप देखो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो मुझे क्या नजर आ रहा है बेटा? देखिए बेटा, आपको जो ये नजर आ रहा है ना, ये वाला बाहर ब्रैकेट के बाहर नजर आ रहा है, इसको काउंटर आयन कहते हैं। इस चीज को कहते हैं काउंटर आयन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटर आयन। ठीक है बेटा, इसी तरह ये जो आपको ये नजर आ रहा है Fe, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, C फॉर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है बेटा, और ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना ग्रीन कलर में, ये ब्रैकेट के अंदर, ये होता है लिगेंड्स कहते हैं इसको, लिगेंड्स या लाइगेंड्स भी कहते हैं। ठीक है, लिगेंड कहते हैं। और जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है ना, ये ब्रैकेट जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है बेटा, और आपको ये जो 6 नजर आ रहा है बेटा, किधर गया ये जो 6 नजर आ रहा है, ये वाला, इस 6 को जो नंबर होगा 4 2 3, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी नंबर ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने अब ये समझना है, बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक चीज समझा दूं, आपको लीवस एसिड और लीवस बेस का भी पता होना चाहिए। लीवस एसिड का और लीवस बेस का भी पता होना चाहिए। लीवस बेस क्या होता है बेटा? प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर। और लीवस एसिड क्या होता है? प्रोटॉन को एक्सेप्टर करने वाला, प्रोटॉन एक्सेप्टर। जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास एक कंपाउंड है A, इसने बॉन्ड B के साथ बनाया हुआ है, B के साथ बनाया हुआ और B के साथ बनाया हुआ, और फिर भी इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ये अगर किसी को डोनेट कर सकता है तो जो डोनर होगा वो लीवस बेस कहलाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो लीवस एसिड होगा। ठीक
ठीक है बेटा। जिसके जैसे अमोनिया है, मैं आपको अमोनिया की एग्जांपल देता हूँ, NH3 की एग्जांपल देता हूँ। NH3 की जब हम शेप बनाएंगे तो ये H इधर, एक H यहाँ और एक H यहाँ और लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। जो डोनेट करेगा वो कहलाएगा लीवर्स बेस कहलाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो लीवर्स एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये इस टॉपिक से पहले आपने ये चीजें समझनी है। अब हम समझेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे लीवर्स बेस और एसिड कंपाउंड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप इसको, जो हम क्या कहते हैं बेटा, इसमें जो है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन, या आयन भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको चीज बताता हूं बेटा, इसकी याद रखना, CMA की दो क्वालिटी होती है। द एटम्स, या तो एटम होगा वो एटम्स, द एटम या आयन या आयन्स विच एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करेगा, विच एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम। और यही सेंट्रल मेटल एटम जो होगा ये एक्ट्स एज अ लीवर्स एसिड के तौर पे भी काम करेगा। ठीक है, यानी सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो लीवर्स एसिड होगा। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, तब भी आपको समझ आएगी। जैसे आपके पास एक मेटल है M, M स्टैंड फॉर मेटल, इसका मतलब होता है मेटल। और मेटल जितने भी होंगे ये d ऑर्बिटल के होंगे, d ऑर्बिटल्स के होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कहलाएंगे, क्योंकि क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन मेटल। और ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? जिनमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, इनमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा, वो क्या कहलाएगा? M में। और जो L होता है, L स्टैंड फॉर लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है? जो डोनेट करता है, हम क्या कहते हैं? डोनर। डोनर कौन सा होता है? जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एक में M है, ठीक है, इसने एक यहाँ, एक आप ये समझ ले कि यहाँ एक, इसको यहाँ एक ये वाला दे रहा है, ठीक है, और आप ये समझ ले कि एक इसको ये दे रहा है, ठीक है, और एक यहाँ दे रहा है। यानी आप ये समझ लें कि लिगेंड्स है। मैं इसको किसी और कलर से लिख लेता हूँ, ये लिगेंड्स है, इर्द गिर्द जो है ये लिगेंड्स है। अब इस लिगेंड के पास लोन पेयर है, ये दो दो डॉट्स का मतलब क्या है? लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ये इसको दे रहा है, M सेंट्रल मेटल को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो शेप बनेगी ये टेट्राहेड्रल बनेगी। ये तो 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल भी शेप बन सकती है। तो ये जो ये L आपको नजर आ रहे हैं ये लिगेंड्स हैं। ठीक है, L इज फॉर लिगेंड्स, और जो M होगा ये मेटल्स को कहते हैं, मेटल। और मेटल एक ही होगा। चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी, ऐसे शायद ना भी आए। एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल को मैं करता हूँ, जरा एग्जांपल्स को मैं लिखता हूँ एग्जांपल्स। एक इनमें से आपने ढूंढना है, जैसे देखो आप, ये Ni और Cl2 और ब्रैकेट के अंदर है H2O2। ब्रैकेट थोड़ा सा छोटा हो गया मेरे ख्याल में, ये, और बाहर लिखता हूँ 4 और फिर लिखता हूँ ये। इसमें आपने ढूंढ के बताना है सेंट्रल मेटल कौन सा होता है। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम आपके पास कौन सा है और लिगेंड्स क्या होता है, ये आपने मुझे अभी ढूंढ के देना है, तो आपको अभी पता चल जाएगा इसमें बेटा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है वो निकल है। निकल इज द सेंट्रल मेटल एटम, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। इसी तरह एक और कंपाउंड में लिखता हूं, जैसे कोबाल्ट है और इसके साथ क्लोरीन है
और फिर ब्रैकेट के अंदर NH3 है, और बिल्कुल ये NH3 बिल्कुल इसको छोटे ब्रैकेट से लिख लेते हैं ना, ये NH3 है और ये 5 है, और फिर बड़ी ब्रैकेट के बाद कितना है बेटा, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर क्या हो जाता है, और इसके बाद प्लस, इसके ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा होगा बेटा, ये सेंट्रल मेटल CO, कोबाल्ट, ठीक है। इस तरह एक और अगर आता है Fe और CN6 और इसके ऊपर चार्ज आता है, फर्ज करो +3 आता है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Fe। तो ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, जब भी कोई इस तरह कंपाउंड आएगा ना तो इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, आपने खुद ढूंढना है, ठीक है। Fe+3 जो होगा, देखो ये जो चार्ज होगा, ये चार्ज इसके ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, Fe+3 जो है ना, ये आपके पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। और लिगेंड्स क्या हो गया, CN आपके पास लिगेंड्स हो गए, ठीक है। अब लिगेंड क्या होता है इसको भी समझ लें। लिगेंड्स क्या होता है, द आयंस, चाहे आयन हो या मॉलिक्यूल्स हो, आयंस आर मॉलिक्यूल्स विच डोनेट, जो डोनेट करते हैं, विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड्स क्या होता है, ये होता है, ठीक है बेटा। और लिगेंड की तो एक बात होगी, एक और बात लिगेंड्स के बारे में क्या होती है कि लिगेंड एक्ट्स एज अ, जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स एक्ट्स एज अ, एक्ट एज अ, क्या होता है, लीवर्स बेस के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि ये डोनर होते हैं, ठीक है बेटा। चलो मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, कौन कौन से लिगेंड्स की एग्जांपल है। मैं आपको 3 कंपाउंड लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ NiCl2 और बीच में वाटर लिखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये फर्ज करो ये 4 है और आपने ढूंढना है इसके अंदर। एक दूसरा कंपाउंड लिखता हूँ जैसे CO और Cl और NH3, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे ख्याल में 5 है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ +2। इसी तरह एक और कंपाउंड है Fe और CN6, और यहाँ पे चार्ज लिखता हूँ +3। अब लिगेंड्स क्या होगा बेटा, इसमें याद रखना, क्लोरीन ये भी लिगेंड है, NH2 वो भी लिगेंड है, इसके अंदर ये लिगेंड है दोनों, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर क्या है, ये क्लोरीन है, ये भी, और NH3 ये भी लिगेंड है, इसके अंदर क्या है बेटा, CN क्या है, लिगेंड। तो ये आपको पता होना चाहिए बार बार। अब हम ये करेंगे, बेसिक सा टॉपिक है, इसी को क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो बेटा बड़ा आसान सा है, तो याद रखना, एक तो चीज याद रखना कि क्लासिफिकेशन हम करने के लिए हमारे पास 3 तरह की चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 2, 1 2 3। नंबर 1, पहला हम क्या करेंगे बेटा, देखो किस बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज करेंगे सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के तौर पे भी हम उसको कर सकते हैं, यानी चार्ज के लिहाज से भी हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है। दूसरा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, अब ये क्या हो जाएगा बताता हूँ। और थर्ड वन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो ये आज
यानी चार्ज के लिहाज से मैं वन बाय वन बताऊं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ये तीन तरह की टाइप में हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले चार्ज वाला समझते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज वाला कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जमाल आपको समझ आ रही है बेटा? जी सर। वेरी गुड। मैंने कहा सो तो नहीं है मेरी तरह मुझे भी नींद आ जाती है अकेले। ओके बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कौन सा है मैं आपको बताया, तो वन बाय वन देखो बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि लिगेंड्स के ऊपर चार्ज भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो तीन तरह का मैं इसको एरो बना के देता हूँ। नंबर वन ऑन द बेसिस यानी पॉजिटिव, नंबर दूसरा नेगेटिव, नंबर तीसरा न्यूट्रल। तो पहले वाले का नाम जो है ना बेटा नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं, लिगेंड्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या लाइगेंड भी कहते हैं इसको, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है अगर तरतीब से पढ़ा जाए। ठीक है बेटा, तो ये बेटा नेगेटिव लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको वन बाय वन ग्रीन कलर से लिखता हूँ। जैसे ये देखो बेटा, जिसके ऊपर CN माइनस होता है चार्ज, जैसे फ्लोरीन के ऊपर F माइनस होता है, इस तरह क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, इसी तरह NO2 के ऊपर माइनस होता है, ठीक है, इस तरह NO3 के ऊपर माइनस होता है। ये सारे के सारे जो है नेगेटिव लिगेंड्स वगैरह वगैरह। पॉजिटिव कौन से होते हैं? जैसे NO के ऊपर प्लस होता है, कामा के प्लस। ठीक है, इसी तरह दूसरा कौन सा बेटा, NO2 के ऊपर प्लस हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, NH2 और NH3 के ऊपर भी प्लस होता है वगैरह। न्यूट्रल कौन से होते हैं? जैसे वाटर इज अ न्यूट्रल लीगेंड, इसी तरह अमोनिया इज अ न्यूट्रल लीगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CH3 हो जाएगा, CH3NH2 हो जाएगा वगैरह वगैरह, सारे के सारे ये न्यूट्रल लीगेंड है। अब आपको सर ये फर्स्ट करो, ये एक देखिए बेटा, ये एक समझाता हूँ। देखो फ्लोरीन के गिर्द होते हैं 2 4 6 8, तो एक माइनस का चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्योंकि इसने एक ले लिया। एन इसका मतलब क्या बेटा, या इसको सर्च करके बताते हैं ये क्यों प्लस है। देखो ये NH2 है ना, एक H इधर है, एक H इधर है, लोन पेयर है, इस तरह N इधर है, एक H इधर है और एक H इधर है। तो बेटा ये जो ये अगर कोई डोनेट करता है तो इसमें जब इसकी जगह जो हाइड्रोजन आएगा इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो इसकी शेप बन जाएगी NH2, H इधर, H इधर और H इधर, तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है, तो इसमें भी एक पॉजिटिव लिगेंड इसके ऊपर है। इस तरह इसके ऊपर न्यूट्रल है तो इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक बेटा, ये हो गए इसके। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की वजह तो हमने तीन डिवाइड कर दिया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी क्या होती है। पहले तो डेंसिटी को समझ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, यानी डेंसिटी के तौर पे हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो पहले तो हम डेंसिटी को देख लेते हैं। जो डेंसिटी हमारे पास है बेटा, पहले तो डेंसिटी को समझ लें। डेंसिटी को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स। टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, या साइट कह दो, साइट्स कह दो, जहां से वो अटैक करेगा। इन लिगेंड, लिगेंड के तौर पे कितने साइट से अटैक करेगा, लिगेंड के अंदर कितने साइट से अटैक हो रहा है, वो कहलाता है क्या, डेंसिटी। तो इसके बेस पे भी हमने तीन तरह के डिवाइड किया हुआ है। कैसे, देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के तौर पे भी हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। एक को मोनोडेंटेट,
लिगेंड्स, एक डोनर हो, यानी एक डोनर हो। इस तरह बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड्स हो, यानी दो हो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और एक होता है पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट कौन सा लिगेंड्स होता है बेटा, जो एक से ज्यादा लिगेंड्स को क्या कहते हैं, यानी एक से ज्यादा आपको डोनेट करे, उसको मोनोडाइओट्राइड कहते हैं। अच्छा, मोनोडेंटेट का मतलब क्या हुआ, यहां से मैंने आपको एक दफा फिर बताता हूँ। मोनोडेंटेट का मतलब क्या है, ओनली वन साइड हो, ओनली वन डोनर साइड हो, यानी एक साइड से दे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, चलो इसकी एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसकी एग्जाम्पल यहाँ से 3-4 लिख देता हूँ। जैसे वाटर है, एक ही डोनर देगा, NH3 एक ही डोनर देगा। ठीक है, क्लोरीन है -1, CN-1, ये सारे एक ही है, और सी है, ये मोनोडेंटेट। या आप ये समझ लें कि आप इसको ऐसे शो कर, ये मेटल है ना, मेटल है, और ये D फॉर डोनर है, तो ये एक डोनर देगा, तो ये मोनोडेंटेट है। और M माने मेटल, और अगर M और डोनर दो हो, यानी दो, एक इधर है और एक इधर डोनर है, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर है, तो इसको हम कहेंगे बाइडेंटेट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट की एग्जांपल भी बता देता हूं। बाइडेंटेट, इसके 2 डोनर साइड हो, इसका मतलब क्या है, इसके 2 डोनर साइड हो, 2 डोनर साइड्स हो। देखो एक यहां से दे रहा है कि यहां से दे रहा है। ठीक है, एग्जांपल बाइडेंटेट की बता देता हूं। जैसे देखो, आप ऑक्सालेट की भी बता देते हैं। देखो ये आप एग्जांपल बता देता हूँ, CH2। ठीक है बेटा, इसी तरह आपके पास एक और है, कौन, H2N, और या CH2 और H2N। अब ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है N को। ठीक है, तो इसको मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट कहते हैं, या इथाइलिन डाइअमाइन इसको कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, इथाइलिन डाइअमाइन। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो CH2, ये NH2 और CH2 और NH2। अब इसके पास भी लोन पेयर होता है, इसके ऊपर भी लोन पेयर होता है, तो ये सेंटर मेटल है। तो आप ये समझ ले कि ये इधर से भी दे रहा है प्रोन इसको, तो ये बाइडेंटेट है ये। तो इथाइलिन डाइअमाइन जो होता है ना, ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है। इसके 2 डोनर साइड है, एक ये वाला साइड है और एक ये वाला, 2 लोन पेयर है, तो 2 साइड से दे रहा है। ठीक है, पॉलीडेंटेट की एग्जांपल क्या होगी, जो ज्यादा साइड से दे रहा होगा। पॉलीडेंटेट क्या होगा बेटा, पॉलीडेंटेट क्या होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये M है, एक D यहाँ से आ रहा है, एक D यहाँ से आ रहा है, एक D यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और एक D यहाँ से, और D के ऊपर क्या है आपको पता भी है, लोन पेयर है। देखो ये लोन पेयर ये है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। D फॉर डोनर, तो ये यहाँ से साफ दे रहा है, तो ये यहाँ से एक दे रहा है सेंट्रल मेटल को, ये देखो। तो ये पॉलीडेंटेट है। पॉलीडेंटेट की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको बताता रहता हूँ, इसकी क्या हो गया, मोर देन 2 डोनर साइड्स होते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा, अगर इसकी डेफिनेशन क्या है, मोर देन 2 डोनर साइड्स होते हैं। एक ये है बेटा, एक ये है, एक ये है, और 2 से ज्यादा ही है ना। इसकी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, वो बहुत जरूरी है, पेपर में कई दफा आती है। इसको कहते हैं EDTA, इथाइलिन इथाइलिन टेट्रा डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। पूरा नाम मैं लिख देता हूँ। नाम क्या है बेटा, इथाइलिन, नाम देख ले बेटा, इथाइलिन। ठीक है, डाइअमाइन, बल्कि डाइअमाइन को किसी और कलर से लिख देता हूँ, इथाइलिन डाइअमाइन, और इसको किसी और कलर से लिख देता हूँ, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा, टेट्रा माने 4, टेट्रा माने 4, और एसीटेट, और एसीटेट, EDTA इसको कहते हैं, EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। एग्जांपल ये है, तो एक फार्मूला
समझ लेते हैं फार्मूला इसका क्या होगा बेटा। इथाइलिन का मतलब क्या है कि एक एन इधर है और एक एन इधर है आपके पास, ठीक है। इसको मैं जरा फार्मूले में इसको बल्कि कोशिश करता हूँ ना और आसान कर दूँ, 1 मिनट मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ ताकि ये फार्मूला आपको याद रहे। देखो आप ये समझ लें कि एक एन यहाँ पर है ऐसे ऐसे, और ये सी है और ये सी है और ये एन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये तो इथाइलिन। देखो इथाइलिन का मतलब क्या होता है, एक एच ऊपर है और एक एच नीचे, ये इथाइलिन हो गया। ये जो पोर्शन नजर आई इथाइलिन है। इथाइलिन का मतलब क्या है, ये पोर्शन देखो ये इथाइलिन है। और डाइअमाइन का मतलब क्या है, एक NH2 ये है और NH2 है ये है, तो टेट्रा माने 4। और एसीटेट का मतलब क्या होता है, एसीटेट का ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो एसीटेट कैसे लिखेंगे इसके साथ, देखो CH2 H इधर H इधर, इस तरह इसके साथ भी H इधर और H इधर, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। इसके ऊपर बेटा 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव का साइन होता है, ठीक। इसके साथ भी बेटा O 1 2 3 4 और एक नेगेटिव का साइन, सेम यही पे बनाना है। CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव। इस तरह C डबल बॉन्ड O 2 4 6 और एक। अब आप कहेंगे इसको टेट्रा एसीटेट क्यों कहेंगे, जरा गौर से देखो। एक लिगेंड ये है, ये दे सकता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, यानी ये 6 डोनर इसके पास, इसको पॉलीडेंटेट कहते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, क्या हो जाएगा आपके पास क्लासिफिकेशन में हमने जो हमने पढ़ा लिगेंड्स के तौर पे। अब दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, आखिरी जो है वो कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के तौर पे वो कैसे काम करेगा, ये कैसे बनाएगा, तो बेटा इसकी भी 2 टाइप्स है। पहले तो इसको बॉक्स में, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग भी 2 तरह की है, कौन कौन सी बेटा देख ले, यानी एक ये और एक ये। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है, इसको एक सबसे पहले क्या कहते हैं, लिगेंड्स की जो किस्म है चिलेट लिगेंड कहते हैं, चिलेटिंग, जो रिंग बनाते हैं, जो रिंग बनाएंगे यानी जब डोनेट करके रिंग बनाएंगे तो उसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और एक होता है एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये 2 टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। चलो चिलेट क्या होता है इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद देते हैं चिलेट लिगेंड्स क्या होता है बेटा। चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले तो चीज ये देख लें कि चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं। ऐसा लिगेंड्स, ठीक है, तब बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, ऐसा बाइडेंटेट या पोली भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पॉलीडेंटेट, ठीक है, लिगेंड्स बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंट हो, विच फॉर्म्स, जो बनाता है, विच फॉर्म्स मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं इसको किसी को कलर से लिख देता हूं, मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, इन सच अ वे, ऐसे तरीके से, इन सच अ वे दैट अ रिंग इज फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ रिंग इज फॉर्म। अगर रिंग बनता है तो उस लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। देखिए जरा एग्जांपल में समझाता हूँ। फर्ज करो ये आपके पास H2 है और ये भी CH2 है और इसके साथ आपके पास N है, तो H2 यहाँ पर है और इसके साथ भी NH2 है। अब इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये डेंटेट M मेटल को देते हैं, ये भी देते हैं।
तो आप देखो इसमें से क्या बन रहा है, एक रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 रिंग बन रहा है ना। तो ये रिंग जो बन रहा है ऐसे रिंग रिंग बन रहा है, देखो रिंग का मतलब क्या है कि जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं से वापस आ रहा है, तो इस तरह को चिलेटिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल आप बना भी सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक जमाल आज काफी है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा हो गए सर। हाँ चले ठीक है, बस कल इससे आगे करेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, इसको जी बार सर। बार देख ले, मैंने यूट्यूब पे अभी इसको अपलोड कर दूंगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।